अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं रोही एट 10। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत खुशगवार गुजरी होगी। कोशिश कीजिए करें कि लाइट ब्रेकफास्ट के साथ अपनी सुबह का आगाज़ किया करें। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हर शहरी की ज़िंदगी से बराह रास्त जुड़ा हुआ है, यानी कि FIR। डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है उसके नाम से FIR का नाम सुनते ही एक आम तासुर यहीं बड़ा नेगेटिव सा पाया जाता है। और पुलिस के साथ डील करना एक बड़ा हाइपर मैस्कुलिन इदारा होता है, उसके साथ डील करने से ख़वातीन खासी घबराती हैं और मर्द भी इस हवाले से काफ़ी एक अच्छा तासुर नहीं, अवाम और उसके अंदर बड़ा गैप सा नज़र आता है। अवाम घबराती भी है और कोशिश करती है कि बाहर सेटलमेंट कर ली जाए बजाय इसके केस की तरफ। लेकिन FIR याद रखिएगा एक पहला स्टेप होता है जो इंसाफ की तरफ आपको लेके जाता है। बेहतर है कि उसे टाइम पर दर्ज कराया जाए। इसके ऊपर हम मज़ीद भी बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाफिर बुखारी, DSP हेडक्वार्टर हैं। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हसन मलिक मौजूद हैं। उनके साथ हम हफ्ते भर की जो स्टोरीज़ रही हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हसन आपको वेलकम करते हैं। सो नाइस ऑफ यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, पुलिस वाले जो होते हैं उनसे डेफिनेटली लोग डरते भी हैं और एक यही इदारा होता है और इसी इदारा ये पहला स्टेप होता है जब इंसाफ की तरफ बढ़ते हैं। अगर अच्छी मजबूत FIR की जाए तो लोगों को इंसाफ भी इसी चीज़ से मिलता है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जो शहरी हैं उनको सबसे पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए FIR जब वो दर्ज करवाने के लिए आते हैं? इसमें पहली बात तो ये है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे रोही पे बुलाया। इट्स माय ऑनर। और ये तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल पहले भी मैं आपके इसी सेम स्टूडियो में आया था और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पूरे चैनल का बहुत शुक्रिया। इसमें जहाँ तक बात है FIR की, या FIR से पहले पुलिस के हवाले से, तो एक चीज़ तो आप जहन में रख लें कि पुलिस वाले जो है ना वो एलियन नहीं है। आप भी अब सोचना शुरू करें तो आपकी अपनी फैमिली में काफ़ी पुलिस वाले, फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल में, जानने वाले में, एक्वेंटेंस वगैरह में बहुत सारे पुलिस वाले होंगे। ये हमारी माशाल्लाह बहुत बड़ी कम्युनिटी है और बहुत बड़ी फैमिली है हमारी पंजाब के अंदर और फिर पाकिस्तान के अंदर। दूसरे नंबर पे जो है वो हम लोग, पहले तो हम इंसान हैं, दूसरे नंबर पे हम इससे पहले कुछ स्टूडेंट होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, फिर उसके बाद हम जब पुलिस का डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो पुलिस से एक तो डरना नहीं चाहिए। हाँ, नेगेटिव ऑरा क्रिएट हुआ है, वो उसकी कुछ वजूहात हैं। वो कुछ आप कह सकते हैं कि जस्टिफाइड भी हैं और कुछ जस्टिफाइड नहीं भी हैं। और उसमें कुछ रीज़न्स हमारे एंड पे भी बनती हैं, कुछ रीज़न्स जो हैं वो अवाम के शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का ताल्लुक है FIR का, तो FIR जो है वो अब सॉरी, मुझे क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगी? जो शहरी हैं वे FIR जब दर्ज करवाने के लिए आते हैं तो उनको सबसे पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब वो FIR दर्ज करवा रहे हो? इसमें वेरी सिंपल आंसर इसका ये है कि FIR दर्ज करवाने के लिए आपको सच्चा होना ज़रूरी है। अच्छा, आप सच पे कायम रहें। सच की बड़ी ताकत है और इस ताकत को कोई माइकलाल, कोई शख्स, कोई पुलिस वाला या कोई जज साहब भी जो ना वो इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको हिला नहीं सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको अदरवाइज सिचुएशन में, अदरवाइज डायरेक्शन में नहीं लेके जा सकते किसी सूरत में भी। सच की बड़ी पावर होती है, नंबर 1। नंबर 2, प्रिसाइज रहें प्लीज़। सम टाइम हम बेसिकली हमें जब लोग मशवरा देते हैं तो वो हमें मशवरा ये देते हैं कि आप एक FIR दर्ज करवाते हुए आप इवेंट्स को फैब्रिकेट करें। इवेंट्स को फैब्रिकेट ना करें कभी भी। आपका जो भी नुकसान हुआ है, जितना भी नुकसान, देखिए चोरी है मिसाल के तौर पे, चोरी की 1 रुपया चोरी हो, 1 लाख रुपये हो, 1 करोड़ हो या 1 अरब हो, उसकी कानून के अंदर सेम सज़ा है। लेकिन जब आप फैब्रिकेट करते हैं, ऐड इनटू करते हैं, आप हालात व वाक़यात को इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कि जी जो कल्प्रिट है उसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिले, तो फिर उसमें आपको झूठ आप ऐड करते हैं। और जहां आप झूठ ऐड करते हैं वहीं पे पुलिस वाला एज अ तफ्तीशी
या वकील जो है डिफेंस का, वो उसी पॉइंट पे ही वो ब्रेक लगाएगा। और वो एक पॉइंट आपकी पूरे सच्चे वाक़े को कमज़ोर करने के लिए एक झूठ काफ़ी है। अच्छा सर, जिनके ऊपर एफआईआर होती है उनको एक्सप्लेनेशन का टाइम भी दिया जाता है या डायरेक्ट कार्रवाई हो जाती है बस? अच्छा, ये डिपेंड करता है केस टू केस और पॉलिसी टू पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, कभी समटाइम हमें आईजी साहब की तरफ से पॉलिसी आ जाती है। बाज़ केसेस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। मैं इसकी बेहतरीन मिसाल इस वक्त मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही आ रही है। मुख्तारा मई वाला केस था, उसमें जो मुख्तारा मई पे वो इंसिडेंट हुआ था, उसमें जब मुख्तारा मई को देखा गया सर, ये माजरत यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। हमारे साथ कॉलर लाइन पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी, मैं मियावाली से बात कर रहा हूँ। जी जी, सवाल कीजिएगा। बेटा, मेरा सवाल यही है कि माशाल्लाह मैं उम्र रशीद इंसान हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये देखा है कि जो आदमी पकड़ कर हमारे पुलिस वाले बच्चे पकड़ कर लेकर जाते हैं थाने में, वहाँ पे सरेआम माँ बहन की गालियाँ दी जाती है। क्यों? क्या ये गैरत जो है वो माँ बहन के पीछे हम तो जान की कुर्बानी देते हैं? क्या ये पुलिस वालों को हकार से है कि माँ बहन की गालियाँ दें? क्या उनकी बेटी को बोले कि मैं तुम्हें दिया, तुम्हारी माँ दिया, तुम्हारी बेटी दिया, तुम्हारी बीवी दिया है? क्या इनके लिए कोई कानून आज तक नहीं बना? 1947 से लेकर आज तक मैं कुछ अर्सा फौज के अंदर भी रह गया, मैंने एजेंसी पे ड्यूटी भी की है, लेकिन मदरसी भी की है हमारे पाकिस्तान 47 से लेकर आज तक। ठीक है, आपका सवाल आ गया है। थैंक यू वेरी मच सर। अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल बेदरे किया जाता है, ये कतई नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो मैं करूं, कोई और करे या मेरा कोई भाई करे, कतई नहीं करना चाहिए। मैं आपको कर्ज कर दूं, जब आप सही मानों में तफ्तीश करते हैं आपको अब्यूजिव होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इवन आपको अगर आप सही मानों में तफ्तीश करते हैं तो आपको 3rd डिग्री की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आराम से बैठें, आप क्वेश्चन करें, आप एविडेंसेस कलेक्ट करें। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी केस ऐसा है, हो सकता है, क्योंकि जुर्म हमेशा निशान छोड़ता है। तो उसके लिए कोई भी केस ऐसा है जिसके लिए आपको जो है ना वो 3rd डिग्री की तरफ जाना पड़े या अब्यूजिव लैंग्वेज की तरफ जाना पड़े। और सेकेंडली मैं अपने पुलिस वाले भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग इस तरह की वो करते हैं, उनका तरीका है, उसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो हम टॉर्चर करते हैं ये एक साइकोलॉजी है और इस चीज़ का उन्हें इदराक शायद ना हो। जो हम हाइपर इस पे जाते हैं, पिच पे जाते हैं, उसमें हमारा ब्लड प्रेशर रेज करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा डेंजर इसकी हद तक चला जाता है। तो हम वो जो भी टॉर्चर कर रहे होते हैं वो हम कैरी करके जाते हैं, उसका 5% करके जाएं या 10% करके जाएं। और एक शख्स को एक बार आप टॉर्चर करें, 2 बार करेंगे, लेकिन जो बंदा मुसलसल टॉर्चर कर रहा है, अगर वो 5% या 10% डेली बेस पे वो उस चीज़ को कैरी करके जा रहा है, तो आप सोचेंगे आपके अपने जिस्म के साथ क्या हो रहा होगा। तो बाकी अब्यूजिव लैंग्वेज तो किसी हवाले से भी कहीं पे अब्यूजिव लैंग्वेज किसी हवाले से बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, हम इस बात पे थे कि जो अपोनेंट होते हैं जिनके ऊपर एफआईआर होती है उनको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाता है। आप मुख्तारा माई वाला कोई केस का हवाला कोट कर रहे थे। ये जो उसमें मैं ये कह रहा था कि उसमें फिर उनकी देखा देखी ना, जब उन्होंने देखा कि एनजीओज की लाइमलाइट में आ चुकी हैं, तो मुझे याद पड़ता है कि मुजफ्फरगढ़ की बेशुमार खवातीन ने फिर सेम किस्म की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो ये फिर लोग फिर उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर फैब्रिकेटेड जो है ना इवेंट्स और फिर फॉल्स एक्यूजेशन की तरफ चले जाते हैं ताकि उनको थोड़ा लाइमलाइट में कुछ फेवर मिले, अट्रैक्शन मिले, कुछ मीडिया की अट्रैक्शन उनको मिले। अच्छा सर, ये हम कैसे तयन करते हैं कि अगर एक खातून कोई गलत एफआईआर करवा रही है कि ये मीडिया की अट्रैक्शन चाहती हैं, लाइमलाइट चाहती हैं, पहले तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी ना कि ये एफआईआर झूठी है या सच्ची है। पहले हमें जजमेंटल होकर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये खातून मीडिया की लाइमलाइट चाहती है? मैं कर्ज कर दूं आपको। आप वैसे जनरली एफआईआर की बात करें, पहले नंबर पे तो बाई रूल है कि जब आपकी एफआईआर लॉन्च करने के लिए कोई रिक्वेस्ट करता है तो वी आर ड्यूटी बाउंड कि हम विद इन नो टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उसकी एफआईआर दर्ज करें। अच्छा, इसमें फिर बाज़ औक़ात जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की
कि किसी केस को लेके या बाज़ चीज़ें जो है ना सोसाइटी में ट्रेंड बनना शुरू हो जाती हैं, तो उसकी फिर पॉलिसी सम टाइम इस हद तक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि अब इसको थोड़ा सा ना FIR देने से पहले जब एक मखसूस किस्म की FIRs होना ज़्यादा शुरू हो जाती हैं तो फिर पॉलिसी सम टाइम गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है, हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि जी आप इसको ना पहले वेरीफाई कर लें, इसे वेरीफाई करें। और ज़ाहिरी बात है हम ये डिसाइड नहीं कर सकते आपकी किसी कंप्लेंट पे, इनकी किसी कंप्लेंट पे कि पहले ही कंप्लेंट है और हम ये इसे टेक फॉर ग्रांटेड लें और कहें जनाब नहीं इस तरह नहीं हो सकता या इस तरह हुआ होगा। दोनों चीज़ें जो है ना हो सकती हैं, वो फाल्स भी हो सकती है और वो सच्ची भी हो सकती है। अच्छा सर, ये थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताएं कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और सुनने को भी मिलता है कि पुलिस ने FIR बड़ी ताख़ीर से दर्ज की और ताख़ीर से FIR होने के बाद कहते हैं कि काफ़ी मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो सर ये क्या माजरा है, इसको भी थोड़ा डिस्कस करें। ताख़ीर से दर्ज करने वाले इंसिडेंट बाज़ औक़ात इंडिविजुअल एक्ट हैं, वो कुछ लोग अगर अपनी मेलाफाइडी की वजह से, अपनी बदनीयती की वजह से या सम टाइम जैसे आपने कहा कि हमारी पॉलिसी, मैंने आपको अर्ज़ किया कि हमारी पॉलिसी इस तरह की होती है कि जो कुछ केसेस को हम पहले प्री FIR वेरीफाई कर लेते हैं अगर वो ट्रेंड बन रहे हैं तो, अदरवाइज़ कहीं पे ये नहीं है कि आप डिले करें। और अगर आप डिले करेंगे तो FIR में एक कॉर्नर होता है, पोर्शन होता है जिसमें लिखा होता है कि FIR कब दर्ज की गई, इंसिडेंट अकरेंस, रिपोर्टिंग टाइम और उसकी FIR की लॉन्चिंग के दरमियान अगर कोई अनरीजनेबल टाइम डिले है तो उसकी रीज़न लिखें। अच्छा सर, जो झूठी FIR होती है उसके मुतल्लिक कानून क्या कहता है और क्या उसका रिजल्ट निकलता है फिर? ये झूठी FIR की भी कानूनी कार्रवाई है। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं की जाती। अगर आप इसको प्रैक्टिस करें और आप इसे स्पेशल लॉज में लेके जाएं तो आप डिफेमेशन के जो है ना वो सूट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप समझते हैं कि आप झूठी FIR है तो मिसाल के तौर पे आजकल हम 15 की कार्रवाई दूसरे बंदे को तंग करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए झूठी एक कॉल कर देते हैं, तो उसकी 25D है टेलीग्राफ एक्ट की, 29 है, मेरे ख्याल 2 या 3 साल उसकी सज़ा है। और ये बड़ी मतलब झूठी FIR या झूठी आप कॉल करें तो उसके बाद आपको एक फेस करना पड़े FIR को, तो फिर दूसरे नंबर पे इसी तरह पे इसमें PPC में जो है वो 186 की कार्रवाई है। झूठी कॉल डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ जाफिर बुखारी DSP हेडक्वार्टर मौजूद हैं। उनसे जान रहे थे 15 की कॉल के हवाले से। सर, 15 पे जो झूठी कॉल्स आती हैं या इस तरह के झूठे FIRs होती हैं उसके ऊपर आप गुफ्तगू कर रहे थे। टेलीग्राफ एक्ट मैंने आपको बताया कि इस पे ना इम्प्लीमेंट होता है। जो सबसे आसान तरीन जो हम लोग मोस्ट प्रैक्टिस्ड वो है उसमें 25D है, 29 है टेलीग्राफ एक्ट इसी तरीके से PPC की तरफ जाएं तो 182 है PPC की, जिसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन है, और फिर उसके बाद फॉल्स एक्विजिशन, फॉल्स चार्जेस हैं, वो 186 है। तो PPC की भी दफ़ात मौजूद हैं अगर आपके ऊपर जो है ना गलत FIR या गलत इल्ज़ाम या गलत इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। इसमें और इनकी बड़ी एक की 6 महीने सज़ा है और एक की जो है ना 2 से 3 साल तक तकरीबन इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, इस पे भी बात करते रहेंगे। अभी थोड़ा हसन की जानिब चलते हैं। हसन, ट्रेनों की सुस्त रवि का शेड्यूल मुसाफिरों को ज़ियत में मुब्तला करने लगा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैडम, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो सेकेंडली मैं अपनी बीट की तरफ तो आता ही हूँ। जिस तरीके से अभी डिस्कशन चल रही है हमारी पोलिसिंग और सोसाइटी की तरफ, तो मैडम इसमें जो सबसे मेन चीज़ जितना अरसा मैंने देखा है फील्ड में, एक हमारा ना स्टीरियोटाइप कंसेप्ट है। मतलब डिसाइड ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि मैं किसी की कोई साइड लूँ, मैं अगर आपको एक जनरल परसेप्शन बताऊं ना, वो क्या है, वो असल में यूं है कि पुलिस का, हम अगर एक इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें तो इंटरनेशनल सिनेरियो में इस तरीके से है कि 40 से 70 बंदों के ऊपर एक पुलिस वाला, एक डॉक्टर और हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज मौजूद हैं। अगर हम वही इंटरनेशनल लॉ को अगर हम नैरो करके अपने इलाके पर इम्प्लीमेंट करें तो हम ये देखते हैं कि 70 से 1,20,000 की आबादी वाला एक थाना है,
जहाँ पर जो थाने की पुलिस के जो अमला है वो तकरीबन 35 से 50 लोगों पर मुश्तमिल है। अगर आप डिवाइड करते हैं तो डिवीजन को आप लगा कर देखेंगे तो तकरीबन 1 से 1.5-2 लोगों पर या 5,000 लोगों पर एक पुलिस वाला बनता है। तो आप अगर उस कंसेप्ट को डिवाइड करके इस कंसेप्ट पर आए तो ऑब्वियस सी बात है उस तरीके से शायद चीजें डिलीवर हो भी नहीं सकती। और सेकंड, जहां तक बात की है आपने, तो वो हमारा एक स्टीरियोटाइप कंसेप्ट क्रिएट हुआ है कि थाने में जाएंगे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे से तल्ख लहजे से बात की जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा डायरेक्टली वास्ता कभी नहीं पड़ा थाने से, लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली में एक बंदे का 1980 में वास्ता पड़ा था तो 1980 का कंसेप्ट मैं 2026 में भी लेकर घूम रहा हूँ, 2010 वाला कंसेप्ट मैं 2026 में भी लेकर घूम रहा हूँ। तो वो अब शायद टाइम टू टाइम चीजें चेंज भी होती हैं। टाइम टू टाइम ये एक फैक्ट है कि जब आपका मॉडर्न इरा स्टार्ट होता है तो आपका क्राइम भी उसी तरीके से क्राइम रेट बढ़ता है। ये तो फैक्ट है। शायद पहले इतनी जल्दी मोबाइल स्नैच करके भागने का रिवाज नहीं था। अब तो आप ये देखें, आपके मोहल्ले में, आपकी गली के अंदर इतने सारे अननोन लोग रहते हैं शायद जिन्हें हम जानते भी नहीं है। आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्राइम रेट भी उसी तरीके से बढ़ रहा है। इसमें शायद मैं फिर जाती तौर पर यह समझता हूँ कि हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। हमारी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम जिस जगह पर देखें कि क्राइम हो रहा है या हो सकता है तो हमें भी क्राइम प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए। हम ये कहते हैं सारा काम पुलिस वाले करें, घर के बाहर मैंने कैमरा भी नहीं लगवाना, दुकान के बाहर मैंने गार्ड भी नहीं खड़ा करना, पेट्रोल पंप पर मैंने 2 बंदे भी नहीं खड़े करने, लेकिन अगर मेरे पेट्रोल पंप पर चोरी हो जाती है तो पुलिस आए और पुलिस आकर चोरों को ट्रेस करे। पुलिस किस तरीके से ट्रेस करे? वी आर नॉट लिविंग इन स्विट्जरलैंड। मतलब ये स्कॉटलैंड में हम नहीं रह रहे, स्विट्जरलैंड में नहीं रह रहे कि जहां पर हमारी तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा वेल मैनेज्ड एंड वेल इक्विप्ड हैं कि हम तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रॉब कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस चीज़ को उसी तरीके से लेके चलना चाहिए। ये तो सारा एक ओवरऑल जनरल काफी सेटिस्फाइड पुलिस के इदारे से लग रहे हैं मुझे। नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरा असल में बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता रह गया। मैं आपको ये ग्राउंड पॉजिटिव बात है, नहीं अच्छी बात है अगर कोई सेटिस्फाई है तो पुलिस की कारकर्दगी। मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूँ। हम वो कहते हैं अपने ऐबों पर डाल के पर्दा हर शख्स ये कह रहा है जमाना खराब है, जमाना खराब है। तो मुझे अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। जिस दिन मैं तब्दील करूंगा अपने आप को उस दिन, हाँ ये फिर चीज है आपकी उसमें कि आपका शायद किसी, आप बहुत अच्छे हैं, आपका जिसके साथ वास्ता पड़ा है बहुत बुरा है। ये एक अनफॉर्चुनेट सा कंसेप्ट है, ये हो भी जाता है। मार्केट है ना, मार्केट में हर तरीके से हर तरह का बंदा मिलता है। हर बंदा अच्छा नहीं होता, हर बंदा बुरा नहीं होता। लेकिन ये है कि हमें तमाम चीजें ग्राउंड रियलिटीज को देखना पड़ता है। अक्सर अब बात चली पड़ी है, अक्सर ये कहा जाता है कि जी रेड करने के लिए जाएं और पुलिस वालों की गाड़ी खराब होती है। अक्सर ये चीज सुनने को मिलती है। अब देखें जो कंप्लेनेंट है वो ये कहेगा कि मेरे घर में 50 लाख की चोरी हुई है और 50 लाख की चोरी को मैं साइड पर रख के, मेरी तो जिंदगी की जमा पूंजी वही थी और मैं पुलिस वालों से हेल्प मांग रहा हूँ, पुलिस का डिपार्टमेंट मेरी हेल्प के लिए बनाओ और पुलिस वाले आगे से कह रहे हैं कि जी आज रेड करनी थी, हमारी गाड़ी खराब है। तो कंप्लेनेंट के लिए तो बहुत ज्यादा इशू है। वो एक स्टोरी की एक साइड को देख रहा है, लेकिन एज अ प्रोफेशन या एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें शायद ये समझना पड़ेगा और समझना चाहिए कि कभी भी तस्वीर का एक रुख नहीं होता, तस्वीर के दोनों रुख हैं। जहाँ बुराई है वहाँ शायद कहीं किसी हद तक, चलें हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, कुछ हद तक अच्छाई होगी। जहाँ कुछ हद तक अच्छाई है तो वहाँ बहुत सारी बुराइयां भी होंगी। ये सेम ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी वाला हिसाब है। आपकी अगर 99 अच्छाइयाँ हैं तो एक आपकी बुराई भी है। शायद वो एक बुराई आपकी 99 अच्छाइयों पर भारी होगी या एक आपकी अच्छाई आपकी 99 बुराइयों पर भारी होगी। डिफरेंट कंसेप्ट हैं, डिफरेंट सोसाइटी है, इरा के हिसाब से हमें चलना भी पड़ता है, लेकर भी चीजें चलते हैं। अब आ जाते हैं, कम बैक टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। वो था ट्रेनों की सुस्त रवि। ट्रेनों की सुस्त रवि के हवाले से अगर बात की जाए तो देखें, कहा यह जाता है कि बहुत सारी चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर भी किया जा रहा है, तब्दील भी किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म भी किया जा रहा है। लेकिन आज भी अगर हम बात करें हम अपने रेलवे ट्रैक्स की, रेलवे निज़ाम की, तो आज भी हम रेलवे निज़ाम में अंग्रेज़ के दौर में रह रहे हैं। आप ये देखें कि
अंग्रेज हमें बिछा कर दे गए लाइनें, हम वो इसी चक्कर में रहते हैं। ट्रेन पटड़ी से उतर गई, ट्रेन पटड़ी पर चढ़ गई, ट्रेन डीरेल हो गई, डी ट्रैक हो गई, यही चीजें मतलब सुनने में आ रही हैं। शायद बहुत ही कम हमने कभी सुना हो कि ट्रेन का टाइम पर आना था और ट्रेन वक्त पर पहुंच गई। हमेशा ऐसे ही है। हम लोग तो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी मेहमान ने आना जाना हो, सफर करना हो, तो हम कभी भी उसे ये नहीं कहते कि आप रेलवे के जरिए जाएं। हम ये कहते हैं यार आप किसी प्राइवेट बस पर चले जाएं, आप अपनी गाड़ी को तरजीह दे दें, किसी इस तरीके से चले जाएं ताकि आप टाइमली पहुंच जाएं। कल की मैं आपको बात बताता हूँ। कल मुल्तान रेलवे स्टेशन पर मैं वहाँ कवरेज के लिए गया तो रात के टाइम में एक फैमिली मौजूद थी। अनफॉर्चुनेटली कभी कभार आपके ऐसे बातें आप लोगों की सुनते हैं कि आपको शायद नहीं समझ आती, कि आपके पास सॉल्यूशन भी कोई नहीं होता, लेकिन आप उस चीज को बार बार सोच कर आप ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। एक फैमिली थी, फैमिली में बड़ा एक न्यू बॉर्न बेबी था, और वो उनसे जब डिस्कशन हुई तो वो कहने लगे कि हम कराची से सफ़र कर रहे हैं और हम शायद पेशावर वाली साइड पर जा रहे हैं। वो खातून थी, न्यू बॉर्न बेबी था, उनके साथ 3-4 और खवातीन थी, बच्चे थे। तो वो लिटरली आप यकीन करें वो रो पड़े। वो कहने लगे कि जी हम पिछले 6 घंटों से मुल्तान रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं, वॉशरूम की उस तरीके से सहूलत नहीं है, बच्चों हमने आगे पहुंचना था और फोतकी में जा रहे हैं हम आगे। अच्छा। जनाजा हमारी वजह से लेट था, जनाजा भी हो गया है, बच्चे न्यू बॉर्न बेबी है, बच्चे रो रहे हैं, दूध कहाँ से लें, क्या करें। मतलब आप ये देखें कि वो आप सिर्फ एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह ना करे इमरजेंसी की सूरत हाल है आगे और फोतकी हुई है, और सूरत हाल ये है कि आप 6-6 घंटे एक स्टेशन पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। बहुत ज़्यादा, ये तो एक दर्दनाक, ये वो कंडीशंस होती हैं शायद जब हम फील्ड में जाते हैं, देखते हैं लोगों को, लोगों की बातें सुनते हैं, वो शायद हमारे लिए तो जस्ट एक कहानी होती है, सुनकर उसे हमने निकाल दिया, बात हो गई, चली गई, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जब आप कभी कभार आपको कुछ चीजें ऐसी हिट कर जाती हैं, आप जस्ट पिक्चर क्रिएट करें अपने जहन में कि एक खातून बैठी हुई है, न्यू बॉर्न बेबी रो रहा है, उसके साथ 3 और खवातीन हैं और वो सफर कर रही हैं, जनाजे के लिए वो जा रही हैं या फोतके के लिए वो जा रही हैं, और ट्रेन लेट है। ये तो क्या गुजरे। अब यहाँ पर आप बताएं कौन जिम्मेदार है। एक नॉर्मल सिचुएशन में काफी इंसान गुस्से में आ जाता है, बहुत ज्यादा बुरा फील करता है। जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे हैं, अपने एक कंफर्ट जोन में भी वो नहीं बैठे हुए, बाहर हैं, और उसके बाद अगर डेथ वाली सिचुएशन आ जाए तो वो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट। इस टाइम पर आप ये देखें कौन किसको कहाँ इल्ज़ाम दे, इसमें किसका कसूर है। इसमें फिर हम अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते हैं तो फिर हम ये कहते हैं पूरी सोसाइटी का कसूर है, हुक्मरानों का कसूर है। अगर नैरो सेंस में आते हैं तो हम फिर ये सोचते हैं कि यार फिर शायद हमारा कसूर होगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, शायद मेरे पास पैसे होते तो मैं फिर किसी प्राइवेट बस में सफ़र कर लेता, अपनी गाड़ी में सफ़र कर लेता, अगर इतना ही मसला था तो मैं जहाज़ में सफ़र कर लेता। तो वो फिर 2 ही विजन आ जाते हैं यहाँ पर, या वो अमीरी वाला फैक्टर आ जाता है या गुर्बत वाला फैक्टर आ जाता है, या उसमें जो दूसरी चीज़ आती है कि हमारा एज आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, उसमें फिर तीसरी कोई सिचुएशन और कंडीशन नहीं है। 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं कि शायद मैं गलत जगह पर मैं आ गया हूँ, गलत तरीके से मैं सरवाइव कर रहा हूँ, या हमारा निज़ाम इस तरह से है। नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा आप। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम ट्रेनों की सुस्त रवि पर बात कर रहे थे, अभी सर से बात करते हैं, सिर्फ पुलिस केस किन वजूहात पर कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं हसन मलिक साहब के लिए हाई टी का अरेंजमेंट किए बैठा हूँ क्योंकि इन्होंने पुलिस को सपोर्ट किया है और जो जवाबात मैंने देने थे वो इन्होंने दे दिए, वो काफ़ी जज्बाती होकर दिए हैं, और लग भी रहा था कि ये जो हाई टी वाली ऑफ़र है ना, ये शायद इस जवाब से पहले ऑफ़र हो चुकी है इनको। बस वो सिर्फ मुझे लगता है हसन मलिक के लिए होगी, उसमें मैं इंक्लूड नहीं होंगी। आप इंक्लूड हैं, लेकिन आंसर इनकी तरफ से सपोर्ट है तो मैंने मुनासिब ये समझा कि मैं इनको ऑफ़र कर दूं। आपका मुझे पता नहीं था कि आप एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं। अच्छा, बहरहाल इसमें एफआईआर के वाले से आपका क्वेश्चन आप थोड़ा सा अगर। हाँ जी, पुलिस केस किन वजूहात की बुनियाद पर कमज़ोर हो जाता है। देखिए, पुलिस केस जो है वो काफ़ी सारी वजूहात की बुनियाद पे वीक होने के चांसेस होते हैं। उसमें मैंने आपसे फिर अर्ज करूंगा, मैं बार बार हमेशा यही बात करता हूँ कि आप प्रिसाइज रहें।
अपने इंसिडेंट के एलेबोरेशन में, उसको एफआईआर, उसको सफ़ा करतास पे लेके आने में, इन राइटिंग लेके जाने में, क्योंकि जब आप एक चीज़ इन राइटिंग दे देते हैं तो फिर आपके पास उससे वापसी का रास्ता बहुत कम बाकी रहता है। नंबर 1। नंबर 2, एफआईआर जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एफआईआर के अंदर जो कमियां बेशियां छोड़ देते हैं या ऐड कर देते हैं वो आपके लास्ट जजमेंट तक वो चलती हैं और पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो इसी के साथ चलता है। अब आ जाती है, ये तो हो गई आपकी जो कंप्लेनेंट है उनके एंड पे। कंप्लेनेंट के एंड पे एक और भी चीज़ आती है, उसके बाद स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में अब 2 पिलर्स हैं, एक है कंप्लेनेंट है और एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चाहिए कि वो एविडेंसेस अपनी एक ट्रू स्पिरिट के साथ और पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ वो उनको परसू करे उन एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए। एविडेंसेस में जब जो आपके हो जाती है, क्या नाम है अपना, कलेक्शन में कमी बेशी हो जाती है, एविडेंस कलेक्ट करना, तो वो केस उस तरीके से फिर उसका जो है ना स्क्रिप्ट कह लें या उसको जो भी कहें कि उसका जो स्कल्पचर है वो उस तरह इस्टेब्लिश नहीं होता और वीक हो जाता है। इसी तरीके से कंप्लेनेंट को चाहिए कि वो बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि वो खुद बजाते खुद विक्टिम होता है, तो वो ज़्यादा सोच रहा होता है, ज़्यादा फोकस्ड होता है उस केस के ऊपर, तो वो हेल्प करे। अच्छा, तो सर जो तफ्तीश होती है वो डेफिनेटली अगर पुलिस की तरफ से नाकिस तफ्तीश की जाती है तो वो भी तो असरअंदाज होती होगी इसके ऊपर सारे। नाकिस तफ्तीश तो सारा कुछ बिगाड़ के रख देती है, पूरे केस का सत्यानाश फेर देती है। और समटाइम ये नाअहली की वजह से होता है इंडिविजुअल एक्ट। वंस अगेन इसका जो ब्लेम है वो पुलिस को ना दिया जाए, ओवरऑल पुलिस महकमे को ना दिया जाए, इंडिविजुअल एक्ट है। उसमें ये है कि कुछ बाज़-औक़ात अपनी नाअहली की वजह से, कुछ अपनी खामखा की मसरूफियात की वजह से, और कुछ डेलिब्रेट एक्शंस भी होते हैं। मैं इसे वेव ऑफ नहीं करूंगा इस बात को कि जी हम कहें हम आंखें बंद, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से जो रियलिटी है वो तो तब्दील नहीं होती। तो कुछ लोग इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं वो जानबूझ के केस को वीक करते हैं, एविडेंस कलेक्शन में वो जानबूझ के लैक्सिटी का शिकार होते हैं। इसमें जेन्युइन रीजंस भी हैं, लेकिन इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो इसमें बाज़ औक़ात मेलाफाइडी भी इन्वॉल्व होती है। मेलाफाइडी भी इन्वॉल्व होती है। अच्छा सर, ये भी बताएं कि अगर पुलिस यकतरफा हो जाए केस के अंदर तो मुतासरा फरीक जो है वो क्या करे फिर? बहुत सारे फॉरम्स हैं। यकतरफा हो जाए तो दौरान तफ्तीश उनके सीनियर्स, बेहतर ये होता है कि आप पुलिस के सीनियर्स से बात करें। अच्छा। पुलिस के सीनियर्स जो है, देखें डेली की बेस पे हमारे एसपी साहबान, हमारे सीपीओ साहब, डीआईजी साहबान, डीपीओ साहबान और आरपीओ साहब जो हैं मुल्तान के, वो डेली बेस पे खुली कचहरी का इनेकाद करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ये एक हो गया। दूसरे नंबर पे वो अपने दफ्तर में भी उनका बाकायदा कंप्लेंट सेल है हर फोरम पे, हर दफ्तर के अंदर। तो आप अगर आप देखते हैं कि एक तफ्तीशी जो है वो आपके साथ तामुन नहीं कर रहा और वो गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है चीज़ को, आपको भी नज़र आ रहा होता है वो जब आपके साथ कोऑर्डिनेशन में होता है, क्योंकि ये दो अगर क्लोज कोऑर्डिनेशन में हो तो तफ्तीश बहुत अच्छी चलती है। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो और इंफॉर्मेशन गैप दरमियान में आ रहा हो और आपको फील हो रहा हो कि ये जो है ना गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर बहुत सारे फॉरम्स हैं इस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर किसी को लगे कि जो तफ्तीश है वो गैर मुनसिफाना हो रही है, इंक्वायरी ठीक नहीं हो रही, तो उन लोगों को कहाँ रजू करना चाहिए कि वो अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र करा सकें या कुछ इस तरह का हो कोई? नॉर्मली इस तरह होता है कि जब तफ्तीश एक स्टार्ट हो जाती है तो वो नॉर्मली तो चेंज नहीं होती। अच्छा। क्योंकि जब तक देखें, जब तक तफ्तीशी अपना रिज़ल्ट नहीं देगा हम डिसाइड नहीं कर सकते कि जी तफ्तीश जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है और सही एंड पे जा रही है कि नहीं जा रही। अब अलबत्ता जो विक्टिम्स हैं या जो कंप्लेनेंट है उसके पास 3, 4, 5, 6 अदर ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद जब तफ्तीश कंप्लीट हो जाती है और वो उस पर मुतमईन नहीं होता तो फर्स्ट चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेकंड चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उस सूरत में जब आप चेंज करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन को और री इंक्वायर करवाते हैं मैटर को किसी और अफसर के पास, इम्पार्शल ऑफिसर, उससे सीनियर रैंक के किसी बंदे के पास, तो फिर वो कुछ ना कुछ चीज़ें सरफेस पे आ जाती होती हैं।
अच्छा सर, ये भी बताएं, एक बहुत बड़ा मसला ये भी होता है कि कोई अगर आके अपनी एफआईआर दर्ज कराता है या कुछ ऐसे करवाने की कोशिश करता है तो बाज़ अफराद की जानिब से काफ़ी फ़ोन कॉल्स आती हैं, तो उसके ऊपर पुलिस फिर कैसे गैर जानिबदार रहती है और न्यूट्रल रहती है और काम अच्छे से करती है फिर? ये अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आप कह लें या इस तरह की कोई जहाँ हमारा कल्चर है सिफारिश करने का, सिफारिश जो है वो मौला अली का कौल है कि जालिम की भी मज़लूम की भी हिमायत करो और जालिम की भी हिमायत करो। मज़लूम की हिमायत इस सेंस में करो कि उसके साथ खड़े हो, और जालिम की हिमायत इसलिए करो, या जालिम की सपोर्ट लफ्ज़ इस्तेमाल हो, एग्जैक्ट मुझे लफ्ज़ इसमें जहन में नहीं आ रहा, वो ये है कि उसका हाथ रोक कर उसे गुनाह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मज़लूम की सिफारिश करने की बजाय जालिम की सिफारिश करने का कल्चर हमारे अंदर यहाँ पे सरायत कर चुका है। तो उसका सादा सी बात है, आप उसको प्रेशर को फेस करें। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चाहिए कि वो हक पे फैसला करे, इसमें और तो दूसरी राय है ही नहीं। तो सर ये आसानी से मुमकिन हो जाता है पुलिस के इदारे में? जी जी, ये आपका असल में आपकी टोन है, आपकी आपने अपनी जो वो है स्टाइल है, वो जब इस तरीके से आप बना लेते हैं तो कोई बंदा आपको इस तरह प्रेशराइज नहीं कर सकता आसानी से। अच्छा, आसानी से प्रेशराइज आपको नहीं कर सकता। और सर ये भी तो है ना कि प्रेशर लेना भी तो हर इंसान का काम नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं जो प्रेशर को लेते भी हैं और फिर काम भी करते हैं। जी 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 जी, ये तो खैर हमारे पुलिस में डेली बेस पे होता है और हर शख्स के साथ होता है। इवन इफ यू आर स्टैंडिंग विद द कंप्लेनेंट और द अक्यूज्ड प्लस माइनस, लेकिन आपको प्रेशर तो आपके ऊपर होगा ना, प्रेशर तो डेफिनेटली होगा। अच्छा सर, ये भी बताएं, क्या शहरी को इंक्वायरी की पेशरफ से आगाह रखना पुलिस की जिम्मेदारी है? देखिए, जो ड्यूटी बाउंड लफ्ज़ है वो तो नहीं है, ड्यूटी बाउंड नहीं है। वैसे बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए मैं तो समझता हूँ कि ज़रूरी है कि अगर आप समझते हैं कि ये विक्टिम है और ये इसकी बात इनिशियल स्टेज पे ही आपको पता चल जाता है कि ये बंदा सच्चा है, तो फिर आप उसको साथ लेके चलें। मैंने पहले भी बोला, ये बहुत क्लोज इसमें प्रॉक्सिमिटी में और क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ दोनों को चलना चाहिए। इससे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको हेल्प मिलती है। अच्छा, वो बहुत सारी चीज़ें जिन पे वो मसरूफियत की वजह से अपनी अदर उसकी वजह से क्या कहते हैं अपना अदर जो उसकी कमिटमेंट्स हैं उनकी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहा था, तो कंप्लेनेंट उसको करता है सपोर्ट। वो बहुत सारी चीज़ें लेके आता है, बताता है, और कई ऐसे बारीक से पॉइंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप ये ध्यान में रखें कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सम टाइम बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उस रीडल को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। और एक छोटा सा एक बच्चा या एक बूढ़ा या एक आम लेमैन आपको एक लफ्ज़ एक फ़िक्रा बोलता है जिस पे आप स्ट्रक होता है कि यार इस तरफ तो मैं इस छोटे से नुक्ते की तरफ देख ही नहीं रहा था, और वही की होती है उस बड़े से ताले की। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। इस तरह की चीज़ें। अच्छा सर, ये भी बताएं कि इंक्वायरी के नाम पर भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? अगर गिरफ्तार किया जा सकता है तो वो किन केसेस में गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, देखें, गिरफ्तार करना जो है ना, ये किसी भी बंदे को कानूनी कस्टडी में लेना एक आम चीज़ नहीं है। अवाम इसको बड़ा नॉर्मल ले लेती है और अवाम इसको बड़ा वो कर लेती है। देखें, जिस बंदे को हम नाजायज़ तरीके से अपने कस्टडी में लेंगे उस पर रिएक्ट करेगा। एक्यूज्ड की कोशिश होती है या जो बेचारा है मजलूम है उसकी कोशिश होती है हमारे माशरे में कि फौरी तौर पे एक्शन किया जाए। इंक्वायरी इज समथिंग एल्स, इन्वेस्टिगेशन इज समथिंग एल्स। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, इंक्वायरी को हम नॉर्मल लेते हैं, इंक्वायरी की बहुत सारी किस्में, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन है, एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो एफआईआर के बाद स्टार्ट होती है। एफआईआर के बाद अगर तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, काबिल दस्तंदाजी ऑफेंस है, तो पुलिस मस्ट है कि उस बंदे को गिरफ्तार करे। अच्छा, गिरफ्तार करने की भी नौयत है, उसमें ये है कि पहले नंबर पे तो वारंट जो है गिरफ्तारी लेना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता अगर आप कहते हैं वो सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि आपने अगर मुलजिम को जो है पकड़ना है और वो इस वक्त फौरी एक्शन दरकार है, और अगर आप उस कार्रवाई की तरफ जाएंगे तो फिर आप लूज़ कर देंगे, तो फिर आप फौरी तौर पे उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं।
फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। नाजरीन, यहीं से गुफ्तगू हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे FIR के ऊपर, अभी हम थोड़ी सी हसन से भी बात कर लेते हैं। हसन, सुई गैस की नई पाइपलाइंस बिछने के बाद क्या सूरत हाल है? सूरत हाल की अगर बात की जाए तो सूरत हाल तो हमेशा कहा जाता है कि जब नई चीज़ आती है तो वो नई के 2 दिन होते हैं, पुरानी का पूरा हफ्ता होता है। ये तो हम हमेशा से ही सुनते आते हैं। तो सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो महकमा सुई गैस में बहुत सारी डेवलपमेंट्स की जा रही हैं। बहुत टाइम से ये शिकायत थी कि लो प्रेशर है, गैस नहीं आ रहा, और उसके साथ दीगर भी बहुत सारी शिकायत थी, क्योंकि असल में अगर बात की जाए 2020 से 24-25 तक के पीरियड की, तो इसमें न्यू कनेक्शन तो रहे ही नहीं है। न्यू कनेक्शन ना होने की वजह से वो एक बहुत सारा बर्डन था जो कि सुई गैस के महकमे पर भी था, लोगों पर भी था कि न्यू कनेक्शन नहीं लग रहे, नए मीटर्स नहीं लग रहे। तो वो आवाम में एक काफ़ी ज़्यादा तशवीश वाली लहर पाई जा रही थी। लेकिन चूँकि उसके बाद से जो ही न्यू कनेक्शन रिज्यूम हुए, न्यू कनेक्शन लगना स्टार्ट हुए, तो उसके बाद से जो सूरत हाल है वो अब सुई गैस ने चीज़ों को अपडेट करना भी स्टार्ट कर दिया है। जो पुरानी बोसीदा पाइपलाइनें थी, मतलब पहले अगर सुई गैस की पाइपलाइन 4 इंचज़ की थी तो अब उसे बढ़ाया जा रहा है, उसे 6 से 8 इंचज़ किया जा रहा है। जो ऐसे इलाके जहाँ पर सीवरेज की पाइपलाइनें और गैस की पाइपलाइनें आपस में इंटरकनेक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से गैस का प्रेशर प्रॉब्लम हो रहा था, जिसमें अगर मैं आपको बात करूं एवानपुरा की, हाफिज जमाल की, इन इलाकों में बाकायदा तौर पर नई पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। नई पाइपलाइनें बिछाने के बाद जो सूरत हाल है वहाँ वो ये है कि अब वहाँ प्रेशर भी कदरे बेहतर हो गया है, गैस की फराहमी भी बेहतर है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सिनेरियो में बात करें, जब से ये ईरान और अमेरिका वाली जंग का सिनेरियो स्टार्ट हुआ है, तो तब से ओवरऑल RLNG की दस्तयाबी कम हो गई है। ओवरऑल आप देखें कि हमारी पैदावार में भी कमी आई है, तो उसी की एक कड़ी मिलती है जो कि हमारी लोड शेडिंग से भी जाकर मिलती है, उसी की कड़ी लॉकडाउन की सूरत में हमें मिलती है, उसी की कड़ी हमें सख्ती की सूरत में मिलती है। तो ये तमाम तर चीज़ें, इनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन यह है कि सुई गैस के हवाले से अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो वहाँ पर हालात कदरे कंपैरेटिवली बेहतर देखने में आ रहे हैं कि वहाँ नए कनेक्शंस भी लग रहे हैं, ओवरऑल पाइपलाइनें भी बड़ी बिछाई जा रही हैं। तो अब वो जो एक पुराना कंसेप्ट था वो शायद अब कुछ थोड़ा सा कम भी हो रहा है। और अब एक जो इसमें बड़ी चीज़ है, बड़ी अहम पेशरफ्त है, वो ये है कि अब सुई गैस ने ही सिलेंडर्स देना भी स्टार्ट कर दिए हैं कि अगर सपोज मेरे घर में गैस नहीं आ रहा, मुझे प्रॉब्लम है गैस से, तो बाहर से आप सिलेंडर लेने के बजाय आप सुई गैस का ऑथोराइज सिलेंडर लें, जिसका आपको ये पता होगा कि गैस के महकमे ने खुद इसे चेक किया हुआ है, उसकी क्वालिटी पर भी, क्वांटिटी पर भी किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। अब बल्कि जिस तरीके से गर्मियाँ आ रही हैं, ये एक अच्छा आपने क्वेश्चन किया, जिस तरीके से गर्मियाँ आ रही हैं, हम आम रूटीन में देखते हैं कि सिलेंडर धमाका हो जाता है, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं, काफ़ी सारी जानें चली जाती हैं। तो बुनियादी तौर पर सिलेंडर खुद नहीं फटता। अगर हम उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो सिलेंडर कहीं ना कहीं से लीक हो रहा होता है। लीकेज की वजह लीकेज की वजह से गैस भरता है, गैस को कहीं से अगर आग लगती है तो वो सिलेंडर ब्लास्ट होता है। ये एक मिथ है कि सिलेंडर पड़ा हुआ था और सिलेंडर फट गया, ऐसे नहीं सिलेंडर फटता। सिलेंडर की क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड होती है, सिलेंडर शायद कहीं से हल्का फुल्का, आम रूटीन में हम देखते हैं कि घर में सिलेंडर काफ़ी अरसे से अगर इस्तेमाल हो रहा हो, कहीं ना कहीं से जंग लगा हुआ होता है। जंग लगने के बाद हम भी उसे बड़ा नॉर्मल ले रहे होते हैं कि यार कोई नहीं, ठीक है। वो जंग ही पहला पेश खैमा होता है जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके सिलेंडर की मियाद अब ख़त्म हो रही है, आप इसे चेंज करें। तो शायद हम उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ जब करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से हल्का सा लीक होता है, उसी जगह से उसकी सरफेस जो है वो वीक होती है, और जो ही लीकेज होती है जहाँ से उसे मौका मिलता है तो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। अच्छा, थोड़ा इस तरफ भी आ जाते हैं हसन, मुल्तान MDA के बगैर नक्शे की मंजूरी गैर कानूनी कमर्शियल बिल्डिंग का जिम्मेदार कौन है फिर? देखें, आम रूटीन में आप देखें कि मुल्तान को बड़ा डेवलप किया जा रहा है। हम देखते हैं कि मुल्तान एवेन्यू भी बन रहा है, हम देखते हैं और भी बहुत सारी शहरात को अपडेट किया जा रहा है।
लेकिन साथ ही फिर हम ये भी देखते हैं कि एकदम से जो पिछले 5 साल से एक इमारत बनी हुई थी उसे डिमोलिश किया जा रहा है। जब उसके डिटेल्स में जाते हैं तो ये पता चलता है कि जी इसे डिमोलिश इसलिए किया जा रहा है या इसे सील इसलिए किया गया कि नक्शा ही इसका मंजूर नहीं था। अब वहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि आया नक्शे की मंजूरी के बगैर वो इमारत बन कैसे गई, और वो कमर्शियल प्लाजा जो तामीर हो चुका है, एक दिन में या एक रात में तो तामीर नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात है वहाँ का बिल्डिंग इंस्पेक्टर भी होगा, ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर डिप्टी डायरेक्टर भी होगा, उसके ऊपर डायरेक्टर भी होगा। तो बगैर किसी चेन के किस तरीके से वो एक इमारत बन गई, और अब आपको जब पता चला तो आप उसे सीलिंग और डिमोलिशिंग की तरफ आ रहे हैं। सीलिंग और डिमोलिश की तरफ लेके जा रहे हैं। हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जाफर बुखारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम पुलिस के साथ बात कर रहे थे कि FIR को कैसे दर्ज कराया जाए। अभी हम थोड़ा दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ रेस्क्यू वालों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इमरान, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे इंजीनियर मोहम्मद बिलाल, और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। और रेस्क्यू की कारकर्दगी डेफिनेटली आपने देखी होगी कितनी ज़बरदस्त है, और सभी लोग तकरीबन मुतमईन होते हैं कि रेस्क्यू जो होती है और टाइम पर जैसे ही कॉल की जाए वो विदिन 5 मिनट 6 मिनट की उसके ऊपर पहुंच जाती है। तो बड़ा ही अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा इदारा है, तो अप्रिसिएशन डेफिनेटली रेस्क्यू के इदारे की बनती है। हम इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं शो में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि सर अगर कोई बच्चा सिक्का या कोई चीज़ निगल ले, क्योंकि ये बड़े वाक़यात होते हैं और बच्चे सिक्के निगल लेते हैं, टॉफ़ी फंस जाती है, कुछ इस तरह के वाक़यात, तो सबसे पहला कदम पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है और डेफिनेटली पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें क्या ना करें। रेस्क्यू तो बुलाएंगे, जब तक रेस्क्यू आती है तब तक वो क्या एड उनको प्रोवाइड करें? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप बात कर रही हैं चोकिंग की, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, सांस के रास्ते में किसी चीज़ का फंस जाना। बेसिकली जो सबसे पहली और अहम चीज़ है देखने वाली कि आया बच्चे ने जो चीज़ गोली टाफी कॉइंज निगली है वो सांस के रास्ते में गई है या खुराक की नाली में। हम इस चीज़ को कोपा पे नहीं कर पाते कि जो चीज़ निगली गई है वो सांस के रास्ते में थी या खुराक की नाली में, और फैमिली जितने भी पेरेंट्स हैं वो पैनिक हो जाते हैं। आपने पैनिक नहीं होना, खुद को मोटिवेट रखें और उस चीज़ को पहले देखें कि प्रॉब्लम है क्या चीज़, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर तो आपका बेबी रो नहीं पा रहा, बात नहीं कर पा रहा, उसकी आंखें बॉइल्ड हो रही हैं, फेस रेड हो रहा है, ब्लश हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सांस के रास्ते में। अगर वो बात कर रहा है, रो पा रहा है, तो वो चीज़ खुराक की नाली में, सांस के रास्ते में नहीं। जानलेवा जो चीज़ है वो सांस के रास्ते में फंसी हुई चीज़ है। खुराक की नाली में गई हुई चीज़ कभी भी जानलेवा नहीं होती। वो आपको तकलीफ ज़रूर पहुंचाती है, लेकिन उससे ज़िंदगी ख़त्म होने का खतरा नहीं होता। ज़िंदगी ख़त्म होने का ख़तरा नहीं होता, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप ख्याल रखें, एहतियात करें। और अभी हम ज़रा चलते हैं मार्केट की जानिब और वहाँ से जानते हैं फलों और सब्जियों के रेट। हमारे साथ सलमान मौजूद हैं। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरकारी निरखों में आज कोई भी रद्द-ओ-बदल जो है वो देखने को नहीं मिला। सब्जियां और फलों के रेट जो हैं वो मुस्तहकम हैं, मगर खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर ने अपने ही रेट जो हैं वो मुख्तस किए हुए हैं। हर एक इलाके के अंदर अगर मुल्तान की बात करें तो वहाँ पर दुकानदारों के अपने ही रेट हैं, और शहरी जो हैं वो सस्ते दामों सब्जियाँ और फल जो हैं वो भटकने पर मजबूर हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके से जहाँ से सस्ती सब्ज़ी और फल मिल रहे हों तो वहाँ से जाके वो परचेज़ करें, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी गैर फ़ाल हैं। आज के सरकारी निरखों की बात करेंगे तो आलू 16 रुपये मुख्तस किया गया, मार्केट में 20 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। अदरक जो है वो 270 रुपये मुख्तस किया गया, मगर मार्केट में 350 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। बैंगन 30 रुपये मुख्तस किया गया है, मगर मार्केट में 40 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर का सरकारी निर्ख 25 रुपये है, मार्केट में ये 40 से 45 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। टिंडे का सरकारी निर्ख 90 रुपये है, मार्केट में 100 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। भिंडी का सरकारी रेट जो है वो 55 रुपये है, मार्केट के अंदर दुकानदारों ने इसे 80 रुपये में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है। और सब्ज़ मिर्च की बात करें तो उसका सरकारी निर्ख 30 रुपये, मार्केट में ये 60 रुपये आवाम को मैसर आ रही है। और इसी के साथ चाइना लहसुन जो है वो 530 रुपये उसका रेट रखा गया, मगर मार्केट के अंदर ये 600 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों की अब बात करें तो फालसे का सरकारी निर्ख 410 रुपये, मार्केट में ये 750 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से अनार का सरकारी निर्ख जो है वो 600 रुपये, मार्केट में 1100 रुपये किलो में मिल रहा है।
और इसी के साथ पपीता जो है वो 250 रुपये उसका रेट रखा गया, मगर मार्केट के अंदर ये 350 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी जो है वो 250 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। तरबूज जो है वो 80 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजा 150 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। और ब्रायलर चिकन की बात करें तो वो 468 रुपये उसका रेट रखा गया है, जबकि अंडे जो है वो 235 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ करें ताकि शहरियों को सस्ती और मियारी सब्जियाँ और फल जो है मैसर आ सकें। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आपने हमें अपडेट किया है। और अभी हम चलते हैं अपने बर्थडे सेगमेंट की जानिब। एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची है मरियम फातिमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक हो और दुआ है कि आपके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और बहुत सी खुशियाँ आपको नसीब हों। उसके बाद हमारे कैमरामैन हैं शाहजैन सुहेल, उसको हम बर्थडे विश करते हैं। शाहजैन सुहेल, हैप्पी बर्थडे टू यू और बहुत बहुत आपको जन्मदिन की मुबारक हो। और उससे पहले हम मरियम फातिमा को भी बर्थडे विश कर चुके हैं। अगेन मैं मरियम फातिमा बहुत ही क्यूट बच्ची हैं, उनको अच्छा जी, अभी हम चलते हैं अपने कैमरामैन की जाने। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। शाहजैन सुहेल, हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन की बहुत बहुत आपको मुबारक हो और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और बहुत सी खुशियाँ पैदा करें। अभी हम चलते हैं दोबारा अपने टॉपिक की जानिब और हमारे साथ स्टूडियो में इंजीनियर मोहम्मद बिलाल ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? वेरी नाइस, आप ठीक हैं? अच्छा सर, मैंने इमरान से भी पूछा है, आपसे भी मैं पूछूंगी कि अगर कोई बच्चा सिक्का निगल ले तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो पेरेंट्स होते हैं वो खासे परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और पहला कदम जो है, फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत सारे मनूवर्स हैं जो एक कम्युनिटी मेंबर्स को या हमारी तमाम सोसाइटी के अंदर तमाम घर वालों को आने चाहिए। और जिस तरह आपको पता है कि रेस्क्यू 112 शब रोज़ अपनी आवाम की खिदमत के लिए पेश है। जब भी हमें कोई इमरजेंसी कॉल आती है तो वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि अवाम उन्नास के पास, शहरियों के पास कुछ बुनियादी जो ज़रूरी ट्रेनिंग्स हैं उनका होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ सेविंग टेक्निक्स के हवाले से, मैनूवर्स के हवाले से। और जिस तरह स्पेसिफिकली आप चोकिंग की बात कर रही हैं तो एक बड़ा इशू है। जब भी आपका जो सांस की नाली, अगर उसमें कोई सिक्का या इस तरह की कोई चीज़, स्पेशली बच्चों में ये देखने में आता है, फंस जाती है तो सांस रुक जाएगा ज़ाहिर है, तो फिर आपकी ऑक्सीजन सप्लाई जो है, जो ब्लड इन्फ्यूजन के अंदर मौजूद है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी और उससे आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके मुतासर होने का ख़तरा होता है, बड़ा क्रिटिकल हो जाता है ये वाली चीज़। तो उस दौरान सबसे पहले तो उस चोकिंग को क्लियर करना है। अब उस चोकिंग को क्लियर करने से, जैसे इमरान थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज़ हैं। अगर आपको सामने उसके थ्रॉट के अंदर या नेकेड आई से कोई चीज़ नज़र आ रही है और उसको रिमूव कर सकते हैं तो आप इसको रिमूव करेंगे। अदरवाइज फिर उसके लिए कुछ मैनूवर्स हैं जो प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म करके भी दिखाएंगे कि चोकिंग क्लियर करने का तरीका क्या है, बच्चों के अंदर क्या है, एडल्ट्स के अंदर क्या है। और इवन ये एडल्ट्स के अंदर भी देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, स्पेशली होटल्स के अंदर या आप खाना खाते हुए बहुत लोगों को चोकिंग हो जाती है। या आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम अगर पानी पीते हैं और वो उससे भी चोकिंग हो सकती है। तो अगर कोई फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, चोकिंग आ जाती है, तो उसको क्लियर करने की मेथडोलॉजी क्या है। तो थ्योरेटिकली अगर मैं बताऊँ तो उसमें मैनूवर्स हैं जिसमें हम जो हमारा जो लंग्स है उसके अंदर जो एयर मौजूद होती है उसका सहारा लेते हैं, हम उसको अंदर से पंप करते हैं ताकि वो जो थ्रॉट के अंदर कोई चीज़ है, कोई भी फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन है या चोकिंग है तो वो क्लियर हो जाए। उसके लिए एक सेम मेथडोलॉजी है, तरीक़ाकार है ख़ास, तो उसको हम उसका मदद लेते हैं, उसको हम क्लियर करते हैं। इसी तरह बच्चों के अंदर भी टेक्निक्स हैं कि उनको हमने कैसे करना है, न्यू नेट्स के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर क्या टेक्निक्स हैं, उनको किस तरह करना है। तो अगले सेगमेंट में हम उसको प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाएंगे। और इसके साथ साथ जो एक बड़ा इशू है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने वीडियोस देखी होंगी। एक नौजवान अगले दिन क्रिकेटर थे, वो क्रिकेट के मैच के दौरान उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वीडियो काफ़ी वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर। तो CPR एक बड़ी टेक्निक है कि किसी भी नौजवान का, किसी बुज़ुर्ग का अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसमें जो हार्ट का नॉर्मल फंक्शन है अगर वो स्टॉप कर जाता है तो उसको आपने कैसे रिवाइव करना है और जो CPR टेक्निक है वो कितनी लाइफ सेविंग हो सकती है, कितनी यूज़फुल हो सकती है और इसका आना जो है, हम सबको करना आना कितना ज़रूरी है, तो उस पर भी हम बात करेंगे आपके साथ। और इसके अलावा कुछ फर्स्ट एड मैनूवर्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर ब्लीडिंग कंट्रोल है या अगर बोन सर अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, फिर वहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। हम CPR के ऊपर बात कर रहे थे। CPR बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे किसी को कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक कोई इस तरह का इशू है या दिल के अमराज हैं तो ख़ासकर उनकी फैमिली को ज़रूर आना चाहिए और कोशिश कीजिए कि जो पंपिंग पैचेस होते हैं और ऐसी चीज़ें भी आप अपने पास रखें। और अभी हम जानने की कोशिश भी करेंगे और सीखने की कोशिश भी करेंगे कि CPR कैसे होता है। तो सर अच्छा, CPR जो है ख़ासा डिफ़िकल्ट है क्या? फीमेल भी इजीली कर सकती है, मेल भी, दोनों कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसके अंदर। बस जो मेन चीज़ है वो इसका सही तरीके से परफॉर्म करना आना चाहिए। और कोई भी लेमैन, एक आम बंदा इसको परफॉर्म कर सकता है घर के अंदर या किसी भी जगह के ऊपर। इसकी ख़ास रेशो होती है, आपने कंप्रेशन किस जगह के ऊपर, बॉडी के किस हिस्से के ऊपर देनी है, कितनी रिदम के अंदर देनी है, कितनी रेशो के अंदर देनी है, और फिर इसमें आपका स्टेमिना कितना है कि आप उसको कितनी देर तक परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसके अंदर मेजर चीज़ें। अदरवाइज़ कोई ऐसी एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। बड़ी ईजी सी टेक्निक है और यूज़फुल बहुत ज़्यादा है, लाइफ सेविंग बहुत ज़्यादा है। कार्डियक अरेस्ट जब होता है इंसान को एक्चुअली, तो उस वक्त जो उसका दिल है वो जो पल्स वो क्रिएट कर रहा होता है, जो हमारे इन्वॉल्यूटरी मसल्स होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। तो उसको हमने रिवाइव करना होता है मसनूई तरीके से। इसको हम CPR कहते हैं। और छाती के ऊपर एक ख़ास जगह के ऊपर एक ख़ास रेशो के अंदर उसको दबाया जाता है एक ख़ास डेप्थ तक, ताकि वो जो दिल है वो मसनूई तरीके से हम उसकी हरकत को जारी रखें, ताकि उसके जो अंदर फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को यानी दिमाग तक पहुंचता रहे। जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कंप्रोमाइज़ ना हो और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, उनकी बायोलॉजिकल डेथ ना हो। अच्छा नाजरीन, अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ रेस्क्यू की टीम और इंजीनियर बिलाल मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर अच्छा, ये बताएं कि अगर बच्चा सांस ना ले पा रहा हो तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर बच्चा सांस नहीं ले पा रहा तो डेफिनेटली उसमें जो मेन चीज़ है वो उसके सांस की नाली के अंदर कोई चीज़ या कोई फॉरेन बॉडी या कोई इस तरह की चीज़ फंसी हुई है जिसको हमें फ़ौरन क्लियर करना है, या वो अनकॉन्शियस है और उसका हमें CPR करना है। तो सूरत हाल में अगर कोई फॉरेन बॉडी है या कोई चॉकिंग हो गई है, जैसे आप शॉर्ट में कह रही थी कि वो सिक्का बच्चे निगल लेते हैं या इस तरह की कोई राउंड चीज़ खा लेते हैं बाज़ औक़ात, ये खेलते हुए ज़मीन से कोई चीज़ निगल लेते हैं, तो वो फ़ौरन जाके उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है जो सांस की नाली होती है उसको। तो उसको फौरी तौर पे बहाल करना बड़ा ज़रूरी है। अगर उसको 2-4 मिनट के लिए बहाल नहीं किया जाता तो फ़ौरन से जो ऑक्सीजन है उसकी डेफिशिएंसी होती है और बायोलॉजिकल डेथ की तरफ चला जाता है बच्चा। तो ये मनूवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नाजरीन आपके तवज्जो से मुझे देख रहे हैं, जो फीमेल्स ख़वातीन देख रही हैं जो घर में मौजूद होती हैं, और हमारे न्यू नेट्स इन्फेंट्स बच्चे घरों में मौजूद होते हैं खेलने के लिए, जो टॉडलर्स हैं ये भी वॉक करना सीख रहे हैं और चीज़ों को मुंह के अंदर डालने की हैबिट होती है बच्चों की। तो उस हवाले से इमरान बताएंगे आपको कि चॉकिंग किस तरह क्लियर करते हैं। अच्छा। हमारे पास एक डमी मैनिकन है बच्चे की, उसके ऊपर हम परफॉर्म करके दिखाएंगे और नाजरीन उससे सीख सकते हैं कि अगर इस तरह को सिनेरियो क्रिएट होता है घर में तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। चलें जी, देखते हैं कि चॉकिंग किस तरह से होती है। और बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि अक्सर हमारी कम्युनिटी में देखने आया कि बच्चों को चोकिंग हो जाती है, सांस के रास्ते में कोई चीज़ फंस जाती है। सांस के रास्ते में फंसी हुई चीज़ जानलेवा है, खुराक की नाली में गई हुई चीज़ जानलेवा नहीं है। अच्छा। तो हमने लाइफ को सेव करना है। लाइफ को सेव करने के लिए हेमलेक मैनुअल को इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली बात, अब हमने मोटिवेट बेबी को नहीं करना, जो उनके पेरेंट्स हैं उन्हें बताना है कि मैं ये मदद कर सकता हूँ, मुझे ये तरीका आता है, आप परेशान हो अभी मदद करते हैं। बेबी को रिसीव करें। जो बेबी का रिस्पॉन्स है वो हमेशा पाँव वाली साइड पे लिया जाता है। अच्छा। और दूसरी चोकिंग की कंडीशन क्या है कि बेबी बात नहीं कर पाएगा, रो नहीं पाएगा, फेस उसका ब्लूइश हो रहा होगा, आंखें उसकी बॉइल्ड हो रही होंगी। बेबी आपने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसे टाइटली होल्ड करने के बाद आप उसे जो उसका फेस है उसे टाई करें और अपने बाजू के ऊपर, आर्म के ऊपर उल्टा लेटा लेंगे। पोजीशन अपनी सेट करें। सेट करने के बाद टांग के ऊपर आपने अपने आर्म्स को टाई किया, हेड वाली साइड थोड़ी डाउनवर्ड कर लेंगे। अब ये जो हमारे शोल्डर ब्लेड है इनके दरमियान वाली जगह पे 5 थ्रस्ट अप्लाई करेंगे हम स्लाइडली। 1 2 3 4 5 थ्रस्ट देने के बाद अब बेबी को बिल्कुल सीधा बाजू के ऊपर लेके आएंगे। अब उस चीज़ को चेक करेंगे, जो चोकिंग है वो रिमूव हो चुकी है। अगर रिमूव हुई है तो उसे निकाल लेंगे, छोटे फिंगर के साथ स्वेप कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें, राउंड बॉडी को कभी भी फिंगर के साथ निकालने की कोशिश ना करें। जब आप फिंगर के साथ स्वेप करेंगे तो हो सकता है वो मज़ीद इनहेल हो जाए, आपका जो लंग्स है उसके अंदर जा सकती है या गले में जा सकती है। अच्छा, जब आपने चेक किया अगर वो रिमूव हो चुकी है तो ठीक है, नहीं हुई तो दोबारा अब जो 5 कंप्रेशन देने हैं वो किस जगह पे देने हैं हमने? लंग्स के ऊपर। लंग्स किस जगह पे है? एक लाइन स्टर्नम के ऊपर लगाई, एक निपल से दूसरी निपल तक जिधर लाइन इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस जमा का निशान बन रहा है, वहाँ मिडल 2 फिंगर को इनलाइन करने के बाद आप 5 थ्रस्ट पे दोबारा देंगे। 1 2 3 4 5। ये आप सांस की आवाज़ भी सुन रहे होगे, जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ
तो सांस की आवाज़ आ रही है। ये जो लंग्स से एयर निकल रही है, ये जो थ्रस्ट के साथ झटके के साथ आ रही है, जो चीज़ सांस के रास्ते में फंसी हुई थी उसी को वो साथ ही लेती हुई आएगी। ये वाला अमल चोकिंग दो तरह की होती है, कंप्लीट, एक पार्शली। अगर कंप्लीट है तो वो विद एक या दो थ्रस्ट के साथ रिमूव हो जाएगी। अच्छा। पार्शली है तो मे बी आपको ज़्यादा वक्त के लिए एक्सरसाइज करनी पड़े। ये वाली एक्सरसाइज करते हुए आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं, जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, एडवांस केयर है, वो हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाएगी। आपका बेबी सेफ है। अच्छा, तो इस तरह से हम बच्चे को सेव कर सकते हैं। उनकी माएँ, खासकर जो ज़्यादा टाइम बच्चों का जो होता है माँओं के साथ गुजरता है, उनको डेफिनेटली ये टेक्निक्स आनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर औकात खेलते रहते हैं, जो टॉयज़ होते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ जो होती है वो खा लेते हैं जिसके वजह। अच्छा, थोड़ा हम CPR की तरफ भी चलते हैं। जी, इससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँ। जो स्टार्ट में हमने बताया कि चोकिंग के साइंस क्या हैं, तो उसमें स्किन का ब्लूइश होना, आँखों का बॉइल्ड होना, बच्चे का बात ना करना, उसका ना रोना या उसका सांस ना लेना, तो उससे फील होता है कि बच्चे का जो सांस है उसका प्रॉब्लम आ रहा है। तो तब हमने ये वाला हेमलिक मनूवर या उसके ऊपर हम CPR टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। अगर उसका सांस आ रहा है और वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको कोई और इशू है। लेकिन अगर वो सांस नहीं ले पा रहा, उसकी स्किन जो है ब्लूइश हो रही है, ब्लूइश स्किन का मतलब है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है और वो डायरेक्टली सांस से जुड़ी हुई है। अच्छा। तो उस दौरान फिर हमने ये मनूवर करना। और कब तक करना है, अगला सवाल ये होता है कि क्या हमने एक दफ़ा करना है, 2 दफ़ा करना है या 3 दफ़ा करना है। ये तब तक कंटिन्यू करते रहना जब तक बच्चा रिवाइव ना कर जाए या आपके पास हमारी एम्बुलेंस ना पहुंचे या आप किसी हॉस्पिटल के अंदर ना पहुंच जाएं। तो तब तक ये आप टेक्निक्स कंटिन्यू करेंगे। अगर चॉकिंग क्लियर हो जाती है तो वो जो साइंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे, बच्चा सांस लेने पड़ जाएगा, शुरू हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो फिर आपने इस टेक्निक को कंटिन्यू करना है, सिर्फ 2-4 दफ़ा नहीं करना। मीनवाइल जब तक वो ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर नहीं हो जाती, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती। अच्छा, CPR का भी बताएं। बहुत सारे लोग CPR को अक्सर औकात हम वीडियोस में भी देख रहे होते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हुए होते हैं, वहाँ कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और सबसे पहले तो ये भी बताएं कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में डिफरेंस क्या होता है? जी बिल्कुल, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। कार्डियक अरेस्ट जो है ना, वो जैसे अरेस्ट का वर्ड ही बता रहा है कि दिल का जो हरकत कलब एकदम से बंद हो जाना, मतलब उसका जो एक इनवॉलेंट्री मसल्स हैं उनकी जो एक ऑटो मैकेनिज्म है, जो उनकी मूवमेंट है उनका एकदम से स्टॉप हो जाना या उसका रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाना, उसको हम कार्डियक अरेस्ट करते हैं। जबकि जो हार्ट अटैक है उसमें जो है वो दिल के कुछ टाइम मिलता है, उसको पेन होता है, कुछ साइंस आ सकते हैं, उसमें ब्लड जो है, जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ब्लड की जमना शुरू हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकती है, तो वो एक हार्ट अटैक की टाइप है। तो इस हवाले से जो कार्डियक अरेस्ट है, वैसे तो दोनों खतरनाक हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट इसलिए ज़्यादा है कि उसमें टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। और इसमें जो रेशो है वो अब यंग जो ग्रुप है उसमें भी बहुत ज़्यादा आ रही है और ये यंग में ज़्यादा लीथल है। अब जब यंग को कोई कार्डियक अरेस्ट का इशू होगा तो उसको अगर फर्स्ट एड टाइमली नहीं मिलेगी या उसको CPR अगर टाइमली नहीं मिलेगा तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि वो रिवाइव नहीं कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज। तो ये चीज़ बड़ी देखने में आ रही है सोसाइटी में। जो ओल्ड होते हैं, मतलब लाइक एजेड लोग होते हैं, उनके सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो यंग लोग होते हैं उनके सर्वाइव करने के चांसेस कम होते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ का भी हमारा आजकल का रोल है, कुछ हमारी डाइट्स से रिलेटेड चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। और इसमें मेन चीज़ है कि जब आप ज़्यादा कोई एग्जॉशन वाला काम कर रहे होते हैं या ज़्यादा फटीग में होते हैं तो उस वक्त इससे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या मिसाल के तौर पे कोई एथलीट है या कोई वर्कर है, वो काम कर रहा है और उसके बाद उसने ठंडा पानी पी लिया है या सडन वो एकदम कंफर्ट जोन में आ गया, तो बॉडी टेम्परेचर जब डिस्टर्ब होता है तो उससे भी ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बॉडी इलेक्ट्रोलाइट से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इस वजह से भी एक रेशो ज़्यादा है। ओल्ड एज में जो चाहे लोग एग्जॉशन कम होती है, एक्सरसाइज कम होती है, तो उसमें जो हार्ट अटैक है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस हवाले से जो टेक्निक है वो CPR वो बड़ी मुफीद है, जिस पे हम प्रैक्टिकली भी आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे मैनिक्विन के ऊपर कि उसको किस तरह रिवाइव किया जा सकता है। और मेरे ख्याल में ये हर एक इंसान को, हर बंदे को आना चाहिए कि हमारे कुर्बो जवार में, सोसाइटी के अंदर, ये किसी भी जगह के ऊपर कोई भी इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो तो हमें कम से कम पता हो कि हमने क्या करना है। जो हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है कि बंदा बेहोश हो गया, हमने उसको पानी पिलाने की कोशिश की, हम फ़ौरन उसको खाना देना चाहते हैं। यही किया जाता है कि जैसे ही कोई बंदा बेहोश होता है तो पानी पिलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सांस की नाली में जा सकता है, कुछ इस तरह का हो सकता है, पानी नहीं देना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी, क्योंकि पानी इंसान को बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन कई घंटों तक इंसान पानी के बगैर ज़िंदा रह सकता है, इसी तरह कई दिनों तक खुराक के बगैर ज़िंदा रह सकता है। तो उसको जो टाइमली फर्स्ट एड चाहिए वो पानी या खुराक नहीं है, या उसके हाथों को हम रब करना शुरू कर देते हैं, वो इसलिए कि हमें पता नहीं होता। ज़ाहिर हम उसकी मदद करना चाह रहे होते हैं लेकिन हम उस पोजीशन में नहीं होते, हमारे पास वो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग नहीं होती या हमें वो उस मैनूवर का नहीं पता होता कि जिससे हम उसको सपोर्ट कर सकें। तो फर्स्ट जो CPR है वो ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए हमें उसको रिवाइव कर सकते हैं। सर ये भी बताएं साथ में, अगर किसी को सडनली कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो जाता है तो उसको CPR जो होता है वो कैसे देना होता है, वो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली भी करके दिखाएं ताकि लोग सीख भी सकें, हमें पता भी चले कि कैसे CPR को। जी बिल्कुल, इसमें जो CPR में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो उस जो पेशेंट है उसका रिस्पॉन्स लेना है कि
आया वो रिस्पॉन्सिव है, इसमें जो अलामात हैं हार्ट के, दिल के बंद हो जाने की, उसमें पेशेंट कॉन्शियस नहीं होगा, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा और रिस्पॉन्सिव भी नहीं होगा। अगर उससे आप पूछेंगे उसका नाम या उसको आप टच करेंगे, उससे इजाज़त लेंगे तो वो आपको कोई जवाब नहीं दे पाएगा। सबसे पहले तो ये क्लियर साइंस हैं कि इस वक्त बंदा बेहोश है। और CPR हमेशा उस वक्त किया जाता है जब वो विक्टिम या वो इंसान पल्सलेस हो या ब्रेथलेस हो, मतलब उसका सांस नहीं आ रहा या उसकी पल्स नहीं आ रही, तो इससे हमें पता चला है कि वो बंदा बेहोश है, लिहाजा उसको इमीडिएट CPR की ज़रूरत है। तो इस हवाले से इमरान जो इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपसे शेयर करेंगे। जी इमरान, ये थोड़ा सा करके बताएं ताकि हमारी जो बिल्कुल, CPR ऑडियंस जी CPR करने के लिए सबसे पहली बात जो फर्स्ट एडर है उसका सेव होना ज़रूरी है। तो खुद को सेव करने के लिए आप जहाँ पे मौजूद हैं 6 तरफ में देखें, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, अप और डाउन। अब आप पेशेंट के पास पहुँचे, हाफ स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन में बैठ जाएं, रिस्पॉन्स लेंगे, रिस्पॉन्स चेक करेंगे 3 तरह से हम। हेलो भाई, क्या हुआ आपको? कैन आई हेल्प यू? आई एम ट्रेंड रेस्क्यूअर मोहम्मद इमरान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अगर आपको रिस्पांस मिलता है तो चीफ कंप्लेंट की तरफ जाएं। अगर रिस्पांस नहीं मिल रहा, इट्स मीन के क्लिनिकल डेथ हो रही है, तो वहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनसे परमिशन लेंगे, मैम क्या मैं इनकी मदद कर सकता हूँ? साथ आपको 1122 की ज़रूरत है, किसी अदारे की ज़रूरत है, उससे आप कॉल कर लें। कॉल करने के बाद एक मरतबा दोबारा विक्टिम को रीसेस करेंगे। रीसेस क्या करते हैं? उसका ब्रेथ, और वो किस चीज़ को, चेस्ट एंड एब्डोमेन का राइज एंड फॉल को हम देखते हैं, क्या चेस्ट एंड एब्डोमेन राइज एंड फॉल कर रहा है? अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये इट्स मीन के इसकी क्लिनिकल डेथ नहीं हुई, CPR परफॉर्म नहीं करना। अगर आपको चेस्ट एब्डोमेन की मूवमेंट नहीं मिल रही तो ये बात अब वाज़ेह होगी कि इसकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी है। इस डेथ को हमने चेंज नहीं होने देना, बायोलॉजिकल डेथ की तरफ हमने इसे मेंटेन रखना है। तो सब अब जब जैसे ही आपको क्लियर हो गया क्लिनिकल डेथ हो गई है, तो फिर ये भी पता होना चाहिए वेयर इज हार्ट लोकेटेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में दिल किस जगह पे। एक लाइन स्टर्नम के ऊपर, दूसरी एक निप्पल से दूसरी निप्पल तक जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे हार्ट पड़ा है। इस जगह पे हाथ की इस एड़ी को, पाम नहीं पूरा हाथ नहीं, हाथ की एड़ी को प्लेस करने के बाद दूसरे हाथ की फिंगर को इंटरलॉक करेंगे और 90 के एंगल पे आ जाएंगे। अच्छा, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारी स्टर्नम में मौजूद है, रिब्स में नहीं है। अगर रिब्स के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे रिब्स टूट जाएंगी। जो स्टर्नम है फ्लेक्सिबल है, तो इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई करनी है, कंप्रेशन स्टार्ट कर देने हैं। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5। ये देखें, ये वाली मैनिकन, इसमें लाइट्स लगी हुई हैं। लाइट ये बता रही हैं कि अगर सिंगल ग्रीन लाइट जल रही है तो आप 100% से ही CPR परफॉर्म कर रहे हैं। जिस बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए थी वो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर मैं इसको तेज कर लेता हूँ तो ये क्या होगा कि आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, इसकी लाइट सभी 2 हो जाएंगी। ये तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जो पोजीशन, जैसे इमरान ने स्टार्ट में बताई है कि आपने पेशेंट के ऊपर जो पोजीशन लेनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि आप मिड ऑफ द स्टर्नम आप लेंगे, आप हार्ट को लेफ्ट साइड या राइट साइड पे टारगेट नहीं करेंगे। आपने उसकी पाम देखी है कि वो मिड ऑफ द स्टर्नम है। फिर इसमें जो अगली चीज़ है कि आपने अपना जो मोमेंटम है वो किस तरह कन्वर्ट करना है। अब आप इनकी नीज देखें, ये यहाँ से, तो ये पूरी की पूरी बिल्कुल स्ट्रेट है एल्बोज इनकी। तो ये एल्बो इस स्ट्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसमें बेंड आ रहा होगा तो इफेक्टिव CPR नहीं हो पाएगा। अच्छा, बेंड आने से इफेक्टिव CPR नहीं, इफेक्टिवनेस डिसर्ब हो जाएगी। और इसमें एक मेन चीज़ ये भी है कि जब भी पेशेंट का आप CPR करें तो आप हार्ड सरफेस पे करें। यहाँ पे भी आपको डमी फ्लोर के ऊपर नजर आ रही है। ये इफेक्टिव ही तब है जब उसकी नीचे वाली सरफेस हार्ड होगी। अगर हम उसको किसी मैट्रेस के ऊपर या किसी चारपाई इस तरह की चीज़ के ऊपर हम ये उसको प्रोवाइड करते हैं कंप्रेशंस, तो इफेक्टिव नहीं होंगी। तो जो मोस्टली हॉस्पिटल्स में बेड के ऊपर हम देख रहे होते हैं, तो वो भी तो एक मैट्रेस होता है। बिल्कुल गलत टेक्निक है। अगर इस तरह होता है किसी हॉस्पिटल के अंदर तो इफेक्टिव नहीं होता। जो हार्ड सरफेस है इसके लिए इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें जो कंप्रेशन रेशो है और जो कंप्रेशन डेप्थ है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तकरीबन 1.5 से 2 इंच इसमें कंप्रेशन डेप्थ होनी चाहिए और 1 मिनट के अंदर 100 से 120 दफ़ा इसको हमने कंप्रेशन प्रोवाइड करनी है, तब ये इफेक्टिव है। क्योंकि नॉर्मल जो हार्ट रेट है वो तकरीबन 80 to 100 उसकी जो रिदम्स होते हैं पर मिनट होते हैं, तो मैंने उसी को मेंटेन करना है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो सरफेस हार्ड हो, दूसरा जो पोजीशन है वो प्रॉपर हो, तीसरा इसके अंदर जो कंप्रेशन रेशो है वो 100 से 120 के दरमियान 1 मिनट में हो, और इसकी जो कंप्रेशन डेप्थ है वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच छाती को नीचे दबाएं, और फिर छाती का रिकॉइल होना। अब आप देख रहे हैं कि जब ये कंप्रेशंस दे रहे हैं तो ये पूरा उसको टाइम दे रहे हैं कि छाती नीचे दब रही है और उसके बाद वो प्रॉपर रिकॉइल हो रही है। तो ये प्रॉपर इफेक्टिव कंप्रेशंस का ये साइन है। और मैनिकिन के ऊपर एक लाइट लगी हुई ग्रीन, वो ब्लिंक कर रही है, वो नजर आ रही है। तो ये इफेक्टिव रिदम भी है और इफेक्टिव डेप्थ भी है और इफेक्टिव पोजीशंस भी है। और इसको कब तक कंटिन्यू रखना है? तब तक जब तक वो पेशेंट रिवाइव ना कर जाए, वो होश में वापस ना आ जाए, जब तक एडवांस केयर सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस आप तक ना पहुंच जाए, तो तब तक आप
आपने जो टेक्निक है CPR इसको कंटिन्यू रखना है, और इसमें जो रिवाइवल के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप टाइमली इसको 2-4 मिनट में इसको स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही पेशेंट अनकॉन्शियस फील करता है। ठीक है इमरान, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से बताया है। डेफिनेटली यहाँ से लोगों ने काफ़ी लर्न किया होगा। अच्छा ये भी बता दें कि इस जो पेशेंट होता है उसको किस पोजीशन में रखना चाहिए? पोजीशन हमेशा जो पोजीशन पेशेंट की होगी उसको हम लिटाएंगे और उसका जो फेस है वो अपवर्ड होगा, जो फ्रंट पार्ट है बॉडी का अपवर्ड होगा, और वो जो हार्ड सरफेस है उसके ऊपर उसको सीधा लिटा दिया जाएगा। ये किसी चेयर के ऊपर परफॉर्म नहीं किया जा सकता, ये किसी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर परफॉर्म नहीं किया जा सकता। उसमें जो पेशेंट की पोजीशन है हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, तो जो उसके पाँव हैं और उसके जो सर है वो सेम लेवल के ऊपर होना चाहिए, ताकि जो हम पंप कर रहे हैं ब्लड हार्ट से मसनूई तरीके से वो माइंड की तरफ, दिमाग की तरफ जाए और उससे उसके रिवाइवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ें। तो जैसे मैंने कहा कि इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हार्ड सरफेस, पेशेंट का सीधा लिटाना, प्रॉपर पोजीशनिंग, उसका प्रॉपर रिदम, उसका प्रॉपर डेप्थ, और वो पूरी की पूरी रेशो, तो फिर ये इफेक्टिव सी। ठीक है इंजीनियर मोहम्मद बिलाल और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इफेक्टिव तरीके से हमें सिखाया है। नाज़रीन, आपने भी यकीनन यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर लियाकत अली कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं, सर वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप लोग ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अच्छा ये बताएं कि सबसे ज़्यादा नौजवानों में कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक की बढ़ती हुई शरह की क्या वजूहत हैं? बिल्कुल जी, एक तो ऑब्वियसली वो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आम पॉपुलेशन के अंदर हम कहते हैं शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, वर्जिश ना करना, वॉक ना करना, स्ट्रेस, ये तो रूटीन के रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं नोवल रिस्क फैक्टर्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये जीन्स के अंदर है। इन सब चीज़ों के होते हुए जो सबसे ज़्यादा आजकल हम चीज़ देख रहे हैं वो नौजवानों के अंदर, उसके अंदर अगर हम देखें तो जो जेनेटिक्स हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, कि किसी की मौरूसी बीमारी है, ख़ानदान के अंदर है, लेकिन उसमें जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो ओब्वियसली यही है जिन चीज़ों का मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ। उनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि वर्जिश का ना करना, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, ओबेसिटी, और इवन नौजवान लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर का, शुगर का होना, और ओबियसली उनका जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी नहीं है, उनकी डाइट हेल्दी नहीं है। तो ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नौजवान लोगों के अंदर हार्ट अटैक की शरह बढ़ गई है। यानी अब से 10 साल पहले अगर हम देखें और अब देखें तो ये फिगर्स चेंज हैं, ड्रामेटिक चेंजेस हैं। ना सिर्फ ये कि अमीर लोगों के अंदर बल्कि इवन गरीब लोगों के अंदर भी, जो पुअर हैं और जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं और वो नौजवान हैं, उनके अंदर भी हार्ट अटैक की शरह बढ़ गई है। तो उसके अंदर आई थिंक सबसे जो बड़ी चीज़ है वो लाइफस्टाइल का है, कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी नहीं रही, हर बंदे की हेल्दी नहीं रही। और जी बताएं। जी। और दूसरी, जैसे आप पूछ रहे थे पुराने पिछले सेगमेंट में कि नौजवान लोगों के अंदर क्यों हार्ट अटैक जो है वो ज़्यादा शिद्दत से होता है बुढ़ापे में जो लोगों को होता है उसकी निस्बत, तो उसकी वजह ये होती है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर आम तौर पे जो दिल की नालियाँ उनके अंदर बुला के जा रही होती है, तो वो उनकी बॉडी एक्लाइमेटाइज कर जाती है, बार बार उनको तकलीफ़ होती है, वो समझते हैं हमें मैदे का मसला है, सांस का मसला है, कमज़ोरी है। तो ऐसा ऐसा जब नालियों में बुला के जाती है तो कोलेट्रल वेसल बन जाती हैं। कोलेट्रल वेसल का मतलब है कि जो एक नाली बंद होती है दूसरी जगह से कुदरती उसको सप्लाई मिलना शुरू हो जाती है। अच्छा। तो वो यूज टू हो जाते हैं, एक ख़ास सर्टन अपनी एक्टिविटीज़ के दौरान वो बेहतर रहते हैं, उससे ज़्यादा काम करते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। तो जब उनके अंदर ये कोलेट्रल नेचुरल वेसल बन जाती हैं तो उनके अंदर जब भी हार्ट अटैक होता है, चूँकि उनकी एक कोलेट्रल सप्लाई है कुदरती तौर पे, तो उनके अंदर हार्ट अटैक बहुत, जिसे हम कहते हैं शिद्दत का नहीं होता। अच्छा। कुदरती तौर पे प्रोटेक्शन होती है। जो यंग लोग हैं उनके अंदर जब फर्स्ट टाइम MI होता है तो कोई कोलेट्रल वेसल नहीं बनी होती, तो वही नालियाँ होती हैं, जैसे ही वो बंद होती हैं तो वो उनकी समझ लें प्रोटेक्शन नहीं होती। दूसरे नंबर पे नौजवान लोगों के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर स्पाइनल कार्ड है, ब्रेन है, उसके अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम है, तो वो बेसिकली धड़कन और इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो नौजवान लोगों में ये ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जिस तरह ये ज़्यादा एक्टिव होता है तो इस वजह से उनमें हार्ट अटैक का जो है आप कह लें कि सेवेरिटी भी ज़्यादा होती है बूढ़े लोगों की निस्बत। बूढ़े लोगों में सिंपैथेटिक सिस्टम उतना एक्टिव नहीं होता
जैसे नौजवानों में नौजवानों में होता है। अच्छा सर, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ पे लोग समझते हैं कि दिल का मसला जो है वो एक बिल्कुल अलग मसला है, डायबिटिक है तो वो एक अलग मसला है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही है। तो सर ये कैसे कनेक्टेड है, और दूसरा शुगर कैसे दिल के अमराज तक आपको लेके जाती है, ये भी थोड़ा सा हमारा। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक सादा ज़बान में हम मरीज़ों को ये समझाते हैं कि हर वो मरीज़ जिसको शुगर है, शुगर की एफिनिटी है कुदरती तौर पे कि वो जिस पेशेंट को शुगर है उसके अंदर दिल की बीमारी के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह हम सादा ज़बान में लोगों को समझाते हैं कि जिस मरीज़ को ब्लड प्रेशर है उसके अंदर खुदा ना खास्ता फालिज का चांस बढ़ जाता है। वैसे तो शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों की एक जैसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी जिस पेशेंट को भी शुगर है उनके अंदर आम पब्लिक की निस्बत ज़्यादा चांस है कि उनको हार्ट अटैक हो, ज़्यादा चांस होता है कि उनकी आंखों पे असर हो, उसको जो है खुदा न खास्ता फालिज हो, उनके गुर्दों का मसला, आसाबी कमज़ोरी और ये चीज़ें हों। लेकिन ख़ास तौर पे शुगर वाले मरीज़ों के अंदर हार्ट अटैक की जो है वो चांस आम पब्लिक की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो असल अगर हम देखें जितने भी हमारे पास अब पेशेंट आ रहे हैं, जैसे आपने नौजवान लोगों की बात की, तो अक्सर उनमें अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि उनको शुगर है, उनको पता नहीं है, या वो प्री डायबिटीज़ उसके अंदर है, या उनको शुगर है तो उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि हमें शुगर हुई है। तो शुगर का जो जितने भी मरीज़ हैं उनको अपनी ज़्यादा केयर करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला खैर करे उनको आने वाले वक्त में दिल के मसाइल से बच सकें। दिल के मसाइल से बच सकें। डॉक्टर लियाकत अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम की कमी की वजह से ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए। नाजरीन, यकीनन आपने प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी होस्ट युसरा बलोच को रोही एट 10 से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।